हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल NSY एजुकेशन हिंदी में। मैं सत्येंद्र सिंह और मैं आज आपको बताने जाऊंगा और साथ में एक्सप्लेन करूंगा व्हाई डेमोक्रेसी। बच्चों, आपको याद होगा कि लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया था उसको मैंने यहीं पे ख़त्म किया था, यानी जो उसमें मैंने आपको डेमोक्रेसी एक्सप्लेन किया था। डेमोक्रेसी के साथ साथ मैंने आपको डेमोक्रेसी के जो फीचर्स हैं वो उसी डेफिनेशन के माध्यम से, एक सिंपल सी डेफिनेशन दे करके और उसी डेफिनेशन के माध्यम से मैंने आपको डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया था। उसके डेफिनेशन को साथ ही साथ मैंने उसके फीचर्स को एक्सप्लेन किया था और मैंने ये कहा था कि अगली बार मैं आपको बताऊंगा व्हाई डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी जरूरी क्यों है। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि भाई डेमोक्रेसी ज़रूरी क्यों है, हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पे डेमोक्रेसी हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, तो या फिर अगर मैं ये सवाल पूछूं कि चलिए डेमोक्रेसी के ऊपर यानी प्रजातंत्र के ऊपर आपके मन में जो भी विचार हैं वो मुझे बताइए। तो हो सकता है कोई कहे कि प्रजातंत्र जो है वो बहुत अच्छा तंत्र है या डेमोक्रेसी बहुत ही अच्छा सिस्टम है। क्यों? क्योंकि इसमें वर्तमान समय में विश्व के बहुत सारे लोग जो है इससे जुड़ रहे हैं। हो सकता है आप ये भी कहें कि नहीं नहीं, बहुत लोग तो जुड़ रहे हैं लेकिन इसमें जो है बहुत सारी समस्याएं हैं और जो सरकार है उस पर ध्यान नहीं दे पा रही है। जैसे एक बहुत बड़ी समस्या है गरीबी। गरीबी आज से नहीं, सदियों से चली आ रही है। आज भी जो है बहुत सारे देशों के लोग जो है गरीब हैं, चाहे वो डेमोक्रेटिक देश हो या फिर और कोई देश हो। लेकिन डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कि गरीबी जो है वो बढ़ रही है और सरकार इस पर जो है कोई रोक नहीं लगा पा रही, इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। फिर आप ये कह सकते हैं कि नेता जो है डेमोक्रेसी में करप्ट हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जैसा कि हम लोग ने देखा भी कि नेता लोग इलेक्शन में बहुत अधिक पैसा खर्च करते हैं और पैसा खर्च करने के बाद जब वो जीत जाते हैं तो फिर उन पैसों को रिकवर करते हैं और इसके लिए वो करप्ट हो जाते हैं, वो करप्शन करने लगते हैं। तो ये भी एक आर्गुमेंट आपका हो सकता है डेमोक्रेसी के खिलाफ। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि सरकार स्थिर नहीं होती है, सरकार जो है हर 5 साल में बदल जाती है। क्या फ़ायदा? देश का जो है लाखों रुपया, लाखों नहीं करोड़ों रुपया जो है वो ख़त्म हो जाता है किस पे? चुनाव कराने में, चुनाव की पूरी व्यवस्था कराने में। और उसके बाद पता चलता है कि 5 साल के बाद सरकार बदल गई। सरकार बदलता है तो पूरा सिस्टम बदल जाता है, नया प्रधानमंत्री, सारे मंत्री नए होते हैं और फिर उनको सीखने में समय लगता है। 1 साल तो उनको सीखने में लग जाता है कि उनको क्या करना है। ठीक है, तो ऐसे आपके आर्गूमेंट हो सकते हैं और मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आपके आर्गूमेंट जो है वो गलत है, बिल्कुल सही आर्गूमेंट है। लेकिन इस आर्गुमेंट का ये मतलब नहीं है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो सही नहीं है। क्यों? अब आप ही के जो आर्गुमेंट है उसको हम एक एक करके लेते हैं और उसी के माध्यम से आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि किस तरह से डेमोक्रेसी जो है वो बेहतर है और हमको डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों चाहिए। तो सबसे पहले बात हुआ इलेक्शन का। इलेक्शन यानी कि चुनने का अधिकार। अब आप कह रहे हैं कि इलेक्शन हर 5 साल पे होता है और हर 5 साल पे इलेक्शन होता है, सरकार बदल जाती है, सरकार बदल जाती है, नए मंत्री आते हैं, नए प्रधानमंत्री आता है या फिर नए जो है रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर इलेक्शन का सिस्टम ना हो, हमारे देश की जनता को चुनने का अधिकार ना हो, सिर्फ एक ही राजा कई सालों तक, मान लीजिए सिर्फ एक ही सरकार रहे और वो कई सालों तक राज करती रहे, तब क्या होगा? तब वो जो सरकार है वो निरंकुश हो जाएगी। निरंकुश यानी उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं होगा, यानी वो एक तरह से डिक्टेटर हो जाएगी। डिक्टेटर हो जाएगी, मनमानी करेगी। ठीक है। दूसरा आपने कहा कि नेता इसके चेंज होते रहते हैं, यानी कि नेता जो है वो करप्ट हो जाते हैं, नेता करप्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा हर मामले में हमको देखने को नहीं मिलता है। 100 में 1-8% लोग ऐसे मिलते हैं, लेकिन इससे जो है हम पूरी कंट्री को एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं, सभी नेताओं को हम उस कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं। ठीक है। तो दूसरा हमारा पॉइंट ये है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं
ऑल आर नॉट करप्ट, या फिर देयर परसेंटेज इज वेरी लो, या फिर उनका परसेंटेज जो है वो बहुत कम है। उसके बाद ये बात कही गई कि इलेक्शन जब होता है तो उसमें बहुत अधिक पैसा खर्च होता है। तो क्या आप चाहते हैं इलेक्शन ना हो? तो इलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? डिक्टेटरशिप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास चुनने का अधिकार नहीं रहेगा, और जब आपके पास चुनने का अधिकार नहीं रहेगा तो फिर सरकार नहीं बदलेगी। सरकार नहीं बदलेगी तो सरकार जो है अपना मनमाना चलाएगी। मनमाना यानी कि जो वो चाहेगी वही सबको करना होगा। चलिए अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है समझाने की कोशिश करता हूँ। 1956 से लेकर के 1961 के बीच में, 1956 से लेकर के 1961 के बीच में चाइना में एक बहुत बड़ा अकाल आया था, बहुत बड़ा फैमाइन आया था। और आपको जान के हैरानी होगी कि चाइना जैसे देश में इस समय 1956 से 61 के बीच में 3 करोड़ लोग भूखमरी के कारण, यानी उनके पास इतना खाना नहीं था कि वो खा पाए, और भूखमरी के कारण 3 करोड़ लोग की मृत्यु हो गई। किस समय? 1956 से 61 के बीच में। और ये डेट अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि 61 के समय ही चाइना और इंडिया का एक युद्ध भी हुआ था, 61-62 के बीच में। और ठीक उसी समय भारत की भी वही कंडीशन थी, यानी भारत में भी अकाल जैसी कंडीशन थी, लेकिन भारत में मरने वालों की संख्या जो है वो बहुत कम थी। इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण यह है कि चाइना में एक पार्टी की सरकार है। चाइना में जो गवर्नमेंट है वो 1 पार्टी सिस्टम है। चाइना का पूरा जो सिस्टम है वो 1 पार्टी सिस्टम है, यानी वहाँ पे कोई दूसरी पार्टी नहीं है, वहाँ पे कोई दूसरा अपोजिशन नहीं है। एक ही पार्टी है, उसी की सरकार बनती है और उसी के मंत्री बनते हैं, ठीक है। और जनता के पास कोई पावर नहीं है कि इस गवर्नमेंट को, ये जो पार्टी है 1 पार्टी सिस्टम, इसको चेंज कर पाए, ठीक है। अब चाइना में अकाल पड़ा, लोग जो है भूखे मर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी 1 पार्टी सिस्टम यानी ये जो गवर्नमेंट थी चाइना की, उसने उन लोगों के बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो पहले अपने को बचाना चाहते थे और उसके लिए उनके बाद उनके लिए जनता थी, तो उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया, और उसका परिणाम आपके सामने है कि 3 करोड़ लोग जो है वो मारे गए। लेकिन वहीं भारत में जो लोगों की मृत्यु की जो दर थी वो बहुत ही कम थी। जितने भी अर्थशास्त्री थे वो परेशान हो गए कि अरे भारत ने ऐसा क्या किया कि चाइना में इतने सारे लोग मर गए और भारत में जो है बहुत कम कैजुअलिटी हुई। तो उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण यही था कि भारत में जो गवर्नमेंट थी वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। डेमोक्रेटिक, भारत की सरकार क्या थी? डेमोक्रेटिक यानी प्रजातांत्रिक, यानी कि जनता ने चुना था इसको, और जिस सरकार को जनता चुनती है उसका ये अधिकार होता है, उसका ये कर्तव्य होता है कि वो जनता के लिए काम करे। अगर वो नहीं करेगी काम तो हमारे देश में ऑपोजिशन पार्टियां हैं, हमारे देश में ऑपोजिशन पार्टियां हैं, वो सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं और सरकार को मजबूर करती हैं कि जनता के लिए जो सही हो वो करें। और साथ ही साथ हमारे देश में मीडिया को भी बोलने का अधिकार है, जो कि चाइना में नहीं है। चाइना में मीडिया के ऊपर पूरी तरह से सेंसरशिप है, यानी कि वो कुछ सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। हमारे देश में ऐसा नहीं, हमारे देश में ऑपोजिशन को बोलने का अधिकार है, हमारे देश में मीडिया को बोलने का अधिकार है। और अगर मीडिया के बाद अगर मीडिया की भी बात नहीं सुनी गई, जनता ऑपोजिशन पार्टी की भी बात नहीं सुनी गई, तो फिर हमारे देश में सिटीजन के, जो हमारे नागरिक हैं, उनके पास ये अधिकार है कि वो सरकार के खिलाफ जो है आवाज़ उठाएं। तो भारत की जो सरकार है वो डेमोक्रेटिक सरकार है, डेमोक्रेटिक यानी प्रजातांत्रिक सरकार है। और यही कारण है कि हमारे देश में उस अकाल के समय 1956 से लेकर के 1961 के बीच में जो अकाल था, उस समय भी जो है क्या हुआ? बिल्कुल भी या फिर बहुत ही कम मृत्यु हुई, जबकि चाइना में हम देख रहे हैं कि बहुत अधिक मृत्यु हुई। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा या हमने क्या जाना? तो इस कहानी से हमने ये जाना कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो अकाउंटेबल होती है, अकाउंटेबल होती है, ठीक है। यानी
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जवाबदेही होती है, उसको जनता को जवाब देना पड़ता है, वो जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता को अगर वो जो है उसको जनता को जवाब देना पड़ता है। चलिए अब हम दूसरे मुद्दे पे आते हैं। डिग्निटी की बात है, सिटीजन डिग्निटी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो नागरिक होता है उसकी एक गरिमा होती है और सरकार, ये डेमोक्रेसी ही है जो सरकार जो सिटीजन की डिग्निटी को बना के रखती है। सिटीजन की डिग्निटी कैसे मेंटेन होती है, तो इसका जो तरीका है उसके या जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ। किसी भी सिटीजन की डिग्निटी कब बनी रहेगी, जब देश में रूल ऑफ लॉ हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो सड़क पे सोता हो या फिर वो महलों में रहता हो, बहुत अंतर है दोनों में। लेकिन अगर उन दोनों व्यक्तियों ने मिल करके कोई एक जुर्म किया या कोई ऐसा काम किया तो दोनों पे जो है एक ही नियम लागू होगा। ये नहीं होगा कि अमीर व्यक्ति के लिए अलग नियम और गरीब व्यक्ति के लिए अलग नियम। ठीक है, तो ये जो नियम है यानी कि सिटीजन की डिग्निटी, ये कौन मेंटेन करके रखता है, डेमोक्रेसी मेंटेन करके रखती है और इसीलिए डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है कि डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए, तो ये जो है देश के अंदर जो डिसिमिलरिटी है उसको सिमिलरिटी में चेंज करके रखती है, यानी कि इट डील्स विथ डिसिमिलरिटी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि डिसिमिलरिटी के साथ जो डेमोक्रेसी है वो डील कर लेती है, बाकी लोग नहीं डील कर पाते हैं। इसका उदाहरण हमने बचपन से एक टर्म सुना है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि 10 लोग रह रहे हैं और 10 तरह की भाषा बोल रहे हैं, 10 तरह के खाना खा रहे हैं, वो उनके कल्चर अलग हैं, इसको हम कहते हैं डाइवर्सिटी। हमारे देश को देखिए, पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, हर चीज़ में आपको डाइवर्सिटी मिलेगी। पहनने में, खाने में, ओढ़ने में, बिछाने में, हर चीज़ में डाइवर्सिटी है। साथ ही साथ रिलीजन में डाइवर्सिटी है, कास्ट में डाइवर्सिटी है। उसके बावजूद भी क्या है, हम यूनाइट हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में है डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी की ये व्यवस्था है कि वो किसी को ऊपर, किसी को नीचे, किसी भी कल्चर को अधिक महत्व नहीं देता, किसी भी कल्चर को कम महत्व नहीं देता, किसी भी रिलीजन को अधिक महत्व नहीं देता, किसी भी रिलीजन को कम महत्व नहीं देता। उसकी नज़र में सारे धर्म एक बराबर है, सारे रिलीजन एक बराबर हैं, सभी के कल्चर एक बराबर हैं। और कभी अगर ऐसी नौबत आ भी जाती है, जैसे आप उन लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि कभी सामुदायिक हिंसा भड़क जाती है, तो प्रजातंत्र में यह व्यवस्था है कि सामुदायिक हिंसा को इतने सरल तरीके से उसको डील किया जाता है, उसको समाप्त किया जाता है, जिससे जो अन्य लोग हैं, जो दूसरे सिटीजन हैं, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डेमोक्रेसी क्यों चाहिए हमको? डेमोक्रेसी इसलिए चाहिए क्योंकि ये डिसिमिलरिटी के साथ डील कर सकती है। बाकी किसी भी सिस्टम में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो डिसिमिलरिटी के साथ डील कर पाए। ठीक है बच्चों, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन 3 पॉइंट्स के द्वारा आप ये समझ गए होंगे कि हमको हमारे देश में या किसी भी देश में डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। डेमोक्रेसी में सरकार जो है काउंटेबल रहती है, डेमोक्रेसी में सिटीजन जो है उसकी डिग्निटी मेंटेन रहती है, और डेमोक्रेसी जो है वो डिसिमिलरिटी के साथ डील करती है। ठीक है बच्चों, तो इन पॉइंट के थ्रू आप समझ गए होंगे डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है। और इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन पे एक लेक्चर होगा। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।